हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में 5 मार्क्स के अंदर आने वाला है। तो इसको हम आज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब होता क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी में? यहाँ पे हम कुछ प्रिंसिपल्स का मतलब अगर देखा जाए तो एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वो अलग प्रिंसिपल होता है। ये जो प्रिंसिपल्स होता है ये डेमोक्रेसी के कुछ रूल्स, कुछ सिद्धांत है जिसको हमें फॉलो करा जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, कुछ सर्टेन है जहां पे वो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब वहां पे वो नेगोशिएट नहीं करती है, जो कंडीशंस है उसको फॉलो करना भी पड़ेगा। तो पढ़ते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट आता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉपुलर पॉपुलर सोवर्निटी। अब इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सोवर्निटी का मतलब समझिए। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक घर है और उसमें क्या है कि कहीं बाहर का कोई कंट्रोल नहीं है। उस घर के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल क्या होता है, आप लोगों का ही है, आपकी पूरी फैमिली का। कोई आगे बाहर का ये नहीं बोल सकता कि आप अपने घर में ऐसे नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं है। वैसे ही क्या होता है कि ये ऑल ओवर द कंट्री, एक कंट्री के अंदर कभी दूसरी कंट्री का ओवरऑल कंट्रोल नहीं देखने के लिए मिलता है। तो इसी को बोलते हैं इन अ डेमोक्रेसी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर लाइज विद द पीपल। जिसकी अल्टीमेट सोर्स होती है जो पावर की, वो कहाँ पे होती है? लोगों में होती है। जो इसके आइडियाज है पॉपुलर सॉवरेनिटी का, इसका मतलब ही है कि वहां के जो लोग हैं वही क्या है, उनकी पावर है, वही वहां पे जो लोग रहते हैं वही उसको ऑथोरिटी करके रखते हैं। गवर्नमेंट इलेक्ट करती है किस तरीके से? फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज। सबसे पहले गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट एक तरीके से फ्री तरीके से इलेक्शन करेगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेगी और कुछ पॉलिसीज बनाएगी और लॉज को इम्प्लीमेंट भी करती है। इम्प्लीमेंट मतलब उसको फॉलो करना या फिर लागू करना। अब जो भी सिटीजन है अगर वो 18 साल का है, ठीक है, तो उसको क्या है, राइट टू वोट है थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। एक सीक्रेट बैलेट होता है जहां पे वो जाके अपना वोट देते हैं, वहां पे कोई भी नहीं होता, एक बीप की आवाज से आती है, ठीक है, और वो फाइनली वोट डल जाता है। तो किसी को भी नहीं पता होता उसके अलावा कि उसने एक्चुअल में किसको वोट दिया है। बाद में जब वोटिंग मशीन, जब पूरा वोट्स वगैरह काउंट होते हैं तब पूरा पता चलता है, लेकिन पर्टिकुलर किस पर्सन ने कौन सा वोट दिया ये पता हमें नहीं चलता। तो ये जो राइट होते हैं इसी को हम बोलते हैं एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि जो 18 साल के लोग होते हैं उनको राइट टू वोट मिलता है सीक्रेट बैलेट में। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिटीजन बोलते हैं। दैट राइट टू वोट टू इलेक्ट गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट, जहां पे क्या होता है कि आपको राइट मिल जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप 18 साल के हो जाएंगे। तो और इसके अंदर देखते हैं कि सेकेंड आ जाता है हमारे पास रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? रूल ऑफ लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। ये इंश्योर करता है कि जो भी इक्वालिटी मिल रही है, इक्वालिटी मतलब हम सबको जो बराबरी मिल रही है वो कानून की नजरों में कैसा हो, हम सबको बराबर मिले, इक्वल प्रोटेक्शन मिले लॉ की नजरों में। एस्टेब्लिश करे नो वन इज अबव द लॉ, यानी कोई भी कानून की नजरों में कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। कानून तक था आप बोल सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भैया मैं इससे ऊपर हूँ, मैं कानून से भी बढ़कर हूँ, जैसे बोलते हैं डायलॉग्स मारते हैं। वेल लॉज आर वायलेटेड, अगर कोई किसी लॉज को तोड़ता है तो वहां पे जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व कहाँ करा जाता है? कोर्ट्स में करा जाता है, ऑफ लॉ थ्रू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो भी लॉज वगैरह प्रोसीजर होते हैं लॉ के थ्रू, ये फोर्सफुली नहीं करा जा सकता और ना ही कोई पर्सनल इन्फ्लुएंस से होता है। तो ये जो प्रिवेंट है मिसयूज ऑफ पावर और प्रोटेक्ट करा जाता है लोगों के राइट्स को। कोई भी सिटीजन जो है उसको पनिश नहीं कर सकते विदाउट ड्यू प्रोसीजर, यानी अगर प्रॉपर प्रोसीजर नहीं चल रहा है तो कोई भी उसको पनिश नहीं कर सकता। एवरीवन इज प्रोवाइडेड अ फेयर अपॉर्चुनिटी, हर किसी को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है अपने राइट्स को अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन। अगर कोई भी उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया है तो वो अपने आप को क्या कर सकता है? डिफेंड कर सकता है, ये उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। तो यही बोलते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है? प्रमोट करता है जस्टिस को, अकाउंटेबिलिटी को एंड ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और डेमोक्रेटिक सिस्टम पे ट्रस्ट भी बना रहता है। नेक्स्ट आया था हमारा, अच्छा यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको दे रखा है, जहाँ पे बोल रखा है कि हर एक इंडिविजुअल को क्या है, एक आपका स्टेटस के बेसिस पे, आइडेंटिटी या रैंक के बेसिस पे हम सबको क्या करते हैं? बराबर ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स, ये सबको पता होगा फंडामेंटल राइट्स क्या है और कितने होते हैं हमारे पास। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट सबको पता होगा राइट टू फ्रीडम है। डिग्निटी सिटीजन की बात करेंगे तो 6 फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द राइट टू इक्वालिटी जो आपका आर्टिकल 14 टू 18 दिया हुआ है। फिर राइट टू फ्रीडम जो आपका आर्टिकल 19 टू 22 दिया है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो 23 और 24 में दिया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। और कल्चरल एजुकेशनल राइट जो है वो आपका 29 से 30 में। और लास्ट वन हमारा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो इन सबका ध्यान रखता है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये राइट्स आपको पता होने चाहिए आपके कि एक्चुअल में हमारे राइट्स क्या है।
अगर कोई इनको वायलेट करता है तो उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एंड सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, उनमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड 226 उनको प्रोटेक्ट करा जाता है, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाता है। तो ये जो राइट है वो एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये एनफोर्सेबल है कि वो जाके अपना डायरेक्ट कोर्ट में भी उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि उसको इंडिविजुअल और इनएलिजिबल वो फील कर रहा है तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस टू अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी है आपके क्लॉज बनाए गए हैं, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कुछ जो इनको कुछ कह देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास गारंटी है फंडामेंटल राइट्स की, बट ऑल्सो आउटलाइन देयर फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमारे लिए आउटलाइन भी एक फंडामेंटल ड्यूटी, जब हम राइट्स को फॉलो करेंगे तो हम एक आउटलाइन करेंगे, हम फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ भी बढ़ेंगे। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोगों ने सुने होंगे, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इन किस तरीके का इनमें डिफरेंसेस है, इन चीजों को हम देखेंगे। अच्छा, राइट टू एजुकेशन है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 1 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है ये आपको पता नहीं चाहिए, 221 आर्टिकल है। ठीक है, एडेड कब होता है 2009 के अंदर, उसमें क्या बोला गया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलती है जो 14 साल से बच्चे होते हैं। ठीक है, 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी प्रोसीजर लॉ की नजरों में, स्टेट की नजरों में, ठीक है, उसको ये स्टेट बोल रखा है, स्टेचू की नजरों में बोल रखा है, उसको बोल रखा है कि जो भी कानून की नजर में सब बराबर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सारे लॉज को बराबर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, यानी जितने भी पर्सन है सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के, उनको क्या करना है, ट्रीट करना है इक्वली बाय लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनमें नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा से चीज पढ़ी होगी कि हम क्या कर देते हैं, अपनी पावर को सेपरेट कर देते हैं, हमारी पूरी जो कंट्री है पावर को सेपरेट करा गया और बहुत पहले से हो रखा है, अदर कंट्रीज से लिया हुआ है। लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। अब इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्या है, फंक्शन करे इफेक्टिवली एंड रेस्पॉन्सिबली। लेजिस्लेचर क्या करता है, अच्छा ये आपको याद रखना है, लेजिस्लेचर जो होता है लॉ मेकिंग बॉडी होती है, इसका काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव उनको इंप्लीमेंट करता है एंड जुडिशरी क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। देयर बाय प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन एनी वन ऑर्गन, और ये बोला गया कि एक तरीके से ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो पावर है वो एक ही ऑर्गन में, लेकिन एक पावर क्या करती है, एक दूसरे को, सेपरेशन भले ही है लेकिन ये मेंटेन करती है, चेक एंड बैलेंस कर सकती है एक दूसरे को। जैसे मान लो 3 दोस्त है तो वो क्या करते हैं, उनके पास अपनी कंट्रोल है, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बोलते हैं कि पार्लियामेंट के पास एक पावर है, ठीक है, कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड मतलब चेंजेस कर सकता है। जुडिशरी क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है उन अमेंडमेंट्स को और एंश्योर कर सकता है कि वो कंसिस्टेंट हो, जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव का काम भी क्या है, वो एनफोर्समेंट एजेंसीज को रेगुलेट कराएगा, लॉज को, रूल्स को, और फ्रेम बाय द जो भी पार्लियामेंट ने फ्रेम करे, एंड ऑल्सो भी रिव्यूड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट्स। इफ अ लॉ इज इनकंसिस्टेंट, अगर आपका जो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट्स होते हैं तो वहां पे प्रॉपर रिव्यू करा जाता है। अगर आपकी लॉ इनकंसिस्टेंट होती है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ में जुडिशरी क्या करती है, पावर डिक्लेयर कर देती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जुडिशरी अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहां पे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट की बात करती है और प्रोटेक्ट करती, प्रमोट करती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, यानी जितनी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको प्रमोट करा जाएगा और प्रोटेक्ट भी करा जाएगा, ऐसा जुडिशरी बोलती है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। बट विच आर द राइट्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और ये जो जितने भी राइट्स है सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, एंश्योर करते हैं कि जो भी कानून बनाए जाए वो कहाँ बनाए जाए, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाया जाए। ठीक है, जो आपकी एक स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी SLA बोली जाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई जाती है। जुडिशरी एक अगर देखा जाए इम्पार्शियल होता है, वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता और इंडिपेंडेंट एक तरीके से इंस्टीट्यूशन होता है जो प्रॉपर लोगों के, सिटीजन्स के सेफगार्ड को देखता है, राइट्स बात करता है, अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अच्छा ये भी एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, PIL बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, हैज ऑल्सो बीन टेकन बाय द जुडिशरी फ्रॉम टाइम टू टाइम और एंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, टाइम टू टाइम चीजों को होता है। पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक को, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए और हर किसी को क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब अकाउंटेबिलिटी को अगर वन वर्ड में बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं आंसरेबल, यानी अगर मैं बोलूं कि आपने कोई मिस्टेक करी है
और आप अकाउंटेबल थे, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कोई काम छोड़कर गए हैं, तो आपको आंसर करना है। उस टाइम आप अकाउंटेबल थे, तो जो अकाउंटेबल है वो क्या करेगा, वो रिप्लाई भी करेगा, वो आंसर भी करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अकाउंटेबल होनी चाहिए लोगों के लिए। यानी जो भी वो काम कर रही है, अगर उन्हें लगता है कि लोग को कुछ गलत लग रहा है, तो वो लोगों को आंसर भी करेगी। थ्रू इलेक्शंस, पब्लिक डिबेट्स एंड एंगेजमेंट विद सिविल सोसाइटी, या तो वो इलेक्शंस में करे, पब्लिक डिबेट्स में करे, या फिर जो भी एंगेजमेंट हो रहे हैं सिविल सोसाइटी वहां पे बताए। सिटीजन यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस, जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है। कॉन्टिन्यूस पब्लिक इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी एंड बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो लोगों का गवर्नमेंट के साथ में क्या होता है, एक तरीके से आपको वो देखने के लिए मिलेगा, दोनों के अंदर ट्रस्ट देखने के लिए मिलेगा, दोनों एक साथ में काम भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, यानी जो भी चीजें हो वो क्लियर हो। मतलब हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि हाँ यार उसको ये नहीं आता, है ना, वो ट्रांसपेरेंसी चीज उसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। यानी उसको ये पता होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, या फिर ये लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इसके बाद इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में बात करी गई है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ये याद रखना, आरटीआई एक्ट, एक मार्क्स का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आया कि आरटीआई एक्ट कब आया था। तो राइट टू एजुकेशन, सॉरी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो 2005 में आया था, जहां पे सिटीजन्स को इन्फॉर्म करा गया था कि वो सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं गवर्नमेंट की एजेंसी से। तो इस बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। अगर हम बात करें पूरे देश में, तो हमें कितनी पार्टी सिस्टम देखने के लिए मिल जाती है। एक हमारे पास होती है सिंगल पार्टी, एक होती है हमारे पास टू पार्टी सिस्टम, और तीसरा होता है हमारे पास मल्टी पार्टी। सिंगल पार्टी में अगर हम बात करें, जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, जैसे चाइना हो गया, तो वहाँ पे आपको एक ही पार्टी देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ अमेरिका हो गया, तो वहाँ पे आपको टू पार्टी सिस्टम देखने के लिए मिलता है। और इंडिया जैसी कंट्री में हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, मल्टी पार्टी सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डाइवर्स वॉइसेस एंड इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। पीपल द पावर टू चूज दोज दे कंसीडर मस्ट सुइटेबल, वो उस पार्टी उस पर्सन को चूज करते हैं जो उनको लगता है कि वो उनके अकॉर्डिंग सुइटेबल है। ईच पॉलिटिकल पार्टी इज गाइडेड बाय सर्टेन आइडिया, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या करा जाता है, गाइड करा जाता है कुछ आइडियाज के थ्रू, कुछ वैल्यूज के थ्रू एंड प्रिंसिपल्स के थ्रू, और इनको शेप दिया जाता है इनकी पॉलिसीज, कि किस तरीके से इनकी पॉलिसीज बनानी है, एक्शंस देखने हैं इलेक्शंस में टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली, द पार्टी और कॉलिशन ऑफ पार्टी। अच्छा, कॉलिशन का मतलब क्या होता है कि जब दो पार्टीज मिल जाती हैं अलग अलग, मान लीजिए कि अगर वो पार्टी जीत नहीं रही है तो वो किसी दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेके जीत जाती है, और दोनों पार्टीज में यहाँ पे जो भी इनकी कंडीशंस होती है वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। दैट सोर्सेज मोर देन 50% ऑफ द सीट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट, मान लीजिए कि यहाँ पे सिक्योर करनी है उसको 50% सीट जो है गवर्नमेंट की, व्हाइल दोज विद फ्यूअर सीट्स कॉन्स्टिट्यूट द अपोजिशन, उसको कुछ सीट जो है वो अपोजिशन के पास है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है वाइड रेंज में सोशो कल्चर, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और रीजनल इंटरेस्ट को, एंड रिफ्लेक्ट करती है डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि जो इंडिया की सोसाइटी है उसको डाइवर्स तरीके से देखा जाए, और ये किस तरीके से काम करेंगे, फ्रेमवर्क करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन का, जस्ट डाउन बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ वॉलेंटियर ग्रुप्स। अब जो कुछ वॉलेंटियर नहीं, सॉरी, वल्नरेबल ग्रुप्स है, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होता है, कुछ ऐसे कैटेगराइज के लोग होते हैं जिनको हमने अपनी सोसाइटी के अंदर बराबरी का हिस्सा नहीं देते। अगर आप देखते हो तो हमारे यहाँ पे अभी भी कास्टिज्म की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे हम SC ST की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं, कुछ हम अगर बात करें तो अब बेसिस हम मेल फीमेल के बेसिस पे बात करते हैं, जहाँ पे फीमेल्स को हम हर चीज की इतनी ज्यादा राइट्स नहीं देते एज कंपेरिजन टू मैन। अब तो खैर सोसाइटी बहुत चेंज हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। तो ये ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट ऑल कम्युनिटीज, ये काम है गवर्नमेंट का कि वो प्रोटेक्ट क्या करे, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, किसी कास्ट की हो, जेंडर की हो, रिलीजन को हो, किसी भी रीजनल बैकग्राउंड की हो। हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या है, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज। ये जरूरी है गवर्नमेंट के लिए कि वो इंश्योर करें जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब में बराबर बांटे। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये बोल जाते हैं कि हमेशा से बोला गया है कि रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जिससे हर कोई इसको यूज कर सके, स्पेशली इन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इस टाइप के जहां पे हम बोलेंगे कि हम इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आर्टिकल 46 बोला गया है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स प्रमोट विल स्पेशल केयर द एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। यहाँ पे एक आर्टिकल किया गया है 46 में, जहाँ पे बोला गया है कि वीकर सेक्शन के लोगों को क्या करा जाएगा, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, प्रॉपर अगर देखा जाएगा तो यहाँ का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखा जाएगा।
एंड पर्टिकुलर टू द शेड्यूल कास्ट की बात करी गई थी, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी गई थी, इनको भी प्रोटेक्ट करा जाएगा कुछ सोशल इनजस्टिस से, और यही क्या है एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन ना हो इनका। नेक्स्ट हमारे पास डोंट मिस आउट में एक बार देखते हैं कि द रियल स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन्स में ही है, उनके पार्टिसिपेशन से, उनकी जो अवेयरनेस है, उनके राइट्स है, उनके कमिटमेंट ऑफ ऑनेस्टी है, फेयरनेस है। तो अगर ये सब नहीं होता तो कोई भी जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर इंस्टीट्यूशन है कैन फंक्शन इफेक्टिवली, क्या वो प्रॉपर काम कर पाएंगे या फिर वो डिलीवर कर पाएंगे मीनिंगफुल आइटम्स को। तो आइए कुछ एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ प्रोसेस बता रखे, एक बार दे रखा है सिविल सोसाइटी, इसको पढ़ लेते हैं। सिविल सोसाइटी का मतलब वो समझिए कि जो भी कोई ग्रुप है, ग्रुप मतलब बोलते हैं कोई वॉलेंट्री ग्रुप्स है, कोई एनजीओज है, कोई कम्युनिटी है, कोई एसोसिएशन है, तो ये सब क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंटली काम करते हैं विद इन सोसाइटी, यानी एक ही सोसाइटी के अंदर अपने अपने हिसाब से ही काम कर सकते हैं। अब कुछ आ जाता है एक लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया था कौन सी प्रोसेस होती है, जो लॉ बनाती है, जो कानून बनाती है। तो इसके इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर आपने सुना होगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपने हाउसेस सुने होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज। इसी के अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करी जाए तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आता है, यहाँ से डेलिब्रेशन मतलब यहाँ पे लोग डिस्कशन भी करते हैं, एंड डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है कि लोग अगर इसके कोई अगेंस्ट भी होता है, ठीक है, अगेंस्ट भी बोला जाता है, तो वो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो वो बहुत ज्यादा आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिसेंट होता है, जहाँ पे बोला जाता है कि या तो बहुत ज्यादा लोग दंगे फसाद कर देते हैं, या फिर लोग शांति से भी अपनी रैलीज वगैरह निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोसेस बताया गया इलेक्ट्रोकल प्रोसेस, तो ये आपका जो इसका इंस्टीट्यूशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई इसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। पार्टिसिपेशन इक्वालिटी की बात करता है ये। जस्ट जुडिशियल अगर प्रोसेस की बात करी जाए तो सबको पता है कोर्ट्स में जितने भी जज होते हैं वो कोर्ट्स वगैरह की बात करते हैं, और ये रूल ऑफ लॉ या फिर इक्वालिटी जस्टिस की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, जहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, मीडिया या सिविल सोसाइटीज की बात करते हैं। यहाँ पे डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग अपनी बातों को बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेटरी है ना। पार्टिसिपेटरी का मतलब क्या होता है कि लोग अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई काम कर रहा है वो क्या है, आंसरेबल होता है अपने मैकेनिज्म के लिए। तो जो ये आपके बड़े बड़े वो है बॉडीज बोले जाते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसको बोला जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, लोकपाल इस बोला जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको सीवीसी, तो इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी हैं ये वो ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है जहां पे हम पावर्स क्या होती है, अगर मान लो मेरे पास पावर और मैं क्या कर दूं, सब मैं बांट दूं, है ना। हम घर के आपके जो सबसे बड़े हैं वो घर से एक दिन के लिए मानो बाहर जा रहे हैं, और वो सारे बच्चों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे, ठीक है, यानी वो अपनी पावर को क्या कर गए, उनके पास में डिवाइड करके चले गए हैं, ठीक है। तो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज की यहाँ पे बात करी जाती है, और यहाँ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं किस पे, ग्रास रूट लेवल पे। लास्ट वन इज द चेक्स एंड बैलेंस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ लेबर की अगर हम बात करें तो बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज गारंटीड थ्रू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रॉपर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या करा गया है, इस चीज को गारंटी दी गई है, ठीक है, किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवोल्यूशन ऑफ पावर। डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी हमें यहाँ पे बता रखा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई अगर आपको चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो वो आप मुझे कमेंट करके कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वो चैप्टर करा दूंगी। थैंक यू।